IBO 4 का अगला चैप्टर 11 पौध परिवहन की तैयारी प्रिपेयरिंग फॉर शिपमेंट के इम्पोर्टेंट एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो शिपमेंट के लिए तैयारी, इसका मतलब क्या होता है? इस स्थिति का आमतौर पर मतलब है कि आपका वांछित उत्पाद पैकिंग, लेबलिंग और पिकअप की तैयारी की प्रक्रिया से है। माल के पौध परिवहन से पूर्व कुछ विशेष तैयारी का किया जाना अति अनिवार्य होता है, जिसमें क्रेता की आवश्यकता अनुसार माल की पैकिंग करना, चिन्हांकन करना तथा लेबल लगाकर उसे भौतिक संचालन मूवमेंट तक पहुंचाया जाना महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर निर्यातकर्ता माल को पौध लादान तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था करता है। CRF, CPT तथा CIF, CIP जैसे अनुबंधों की स्थिति में निर्यातकर्ता को बाहरी देशों में माल के परिवहन के अलग अलग माध्यमों की उचित जानकारी होनी जरूरी है। और CIF, CIP, CRF, CPT को हमने पहले पढ़ लिया है, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की ओर। पहला प्रश्न है, लाइनर तथा ट्रैम जहाजी सेवाएं की व्याख्या कीजिए। तो लाइनर तथा ट्रैम जहाजी सेवाएं ये ऐसे वाहन जो नियमित तथा अनुसूचित जहाजी सेवाएं प्रदान करते हैं। वे सामान्य माल का विपणन आवश्यकताओं के अनुसार परिवहन करते हैं, वे लाइनर कहलाते हैं। तथा थोक माल हेतु जिन जहाजी सेवाओं की ज़रूरत होती है, जिसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में एक ही तरह के माल का परिवहन कम प्रति इकाई लागत पर किया जाता है, ऐसे जहाजी सेवाएं जिन पोत वाहनों से दी जाती है उन्हें ट्रैम कहा जाता है। तो लाइनर जहाजी सेवाएं वे जहाजी सेवाएं जो अलग अलग प्रकार के माल के परिवहन की सुविधाओं को प्रदान करती है, वे लाइनर जहाजी सेवाएं कहलाती है। इन लाइनर जहाज़ों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, इनकी बनावट के कारण इनका उपयोग अनेक प्रकार की वस्तुओं के परिवहन हेतु किया जाता है। साथ ही इनमें बंडलों, गट्टरों, बैरलों तथा ड्रमों आदि का शीतकृत पदार्थ हेतु विशिष्ट स्थानों का प्रावधान होता है। इसी में दूसरा, ट्रैम जहाजी सेवाएं। ट्रैम जहाजी सेवाएं वाहन में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला, ये सरल व सजातीय होते हैं तथा इनका निर्माण अपनी क्षमता अनुसार ही किया जाता है। एक ही तरह के सजातीय माल में परिवहन करने के कारण ट्रैम के उपकरण अपेक्षाकृत सरल होते हैं, परंतु माल का लादान व उतराई हेतु यांत्रिक उपकरणों एवं एलिवेटरों का उपयोग किया जाता है। ट्रैम सामान्यतः एक या दो जहाज उपयोगकर्ताओं के माल का ही परिवर्तन करता है, अतः माल की लादान एवं उतराई कुछ ही बंदरगाह तक सीमित होती है। चौथा, ये अपनी सेवाएं ऐसी शर्तों तथा प्रतिबंधों जिनमें भाड़ा, किराया व सम्मिलित है प्रदान करते हैं, जो स्थायी नहीं हो बल्कि उन्हें बातचीत के द्वारा ही तय किया जाता है। अगला प्रश्न 2, निर्यात निरीक्षण की स्व प्रमाणन योजना सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में पूछा है। तो निर्यात निरीक्षण परिषद EIC ने स्व प्रमाणित मूल्य प्रमाण पत्र COO जारी करने के लिए अनुमोदित निर्यातकों के लिए स्व प्रमाणन योजना शुरू की है। पहले नामित एजेंसियों द्वारा विभिन्न व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति का प्रमाण पत्र COO जारी किया गया था। स्वप्रमाणीकरण भारत में कई वर्षों से चलने वाली गुणवत्ता नियंत्रण तथा पौध लादान पूर्व निरीक्षण योजना के परिचालन अनुभव के आधार पर निरीक्षण पद्धति में अनेक गुणवत्ता परिवर्तन होते हुए दिखाई दिए। इन्हीं परिवर्तनों में एक नाम स्वतंत्र तथा स्वप्रमाणीकरण पद्धति का भी है। यह पद्धति मुख्यतः इस अवधारणा पर आधारित है कि इस तरह की उत्पादन इकाई को निर्यात हेतु अपने उत्पाद के प्रमाणीकरण के अनुमति प्रदान की जाती है। इस पद्धति को परिचालित करने हेतु किसी उत्पादन इकाई के स्वप्रमाणीकरण योग्य होने हेतु निर्धारित तत्वों के अतिरिक्त निम्नलिखित तत्व भी विद्यमान होने चाहिए। पहला, उत्पाद की गुणवत्ता, डिजाइन एवं विकास, कच्चा माल, खरीदे गए घटक, गुणवत्ता नियंत्रण हेतु जरूरी संगठन व कर्मचारी, प्रक्रिया नियंत्रण, प्रयोगशाला, गुणवत्ता आंकेक्षण, पैकेजिंग, गृह व्यवस्था तथा रखरखाव। ये पद्धति निर्माण इकाई हेतु बाहरी एजेंसियों से निरीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। इसके द्वारा निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाती है। अगला प्रश्न 3, ISO 9000 गुणवत्ता प्रणाली क्वालिटी सिस्टम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। ISO 9000 क्वालिटी सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सपोर्ट पूछा गया है। तो ISO होता क्या है? ISO एक गुणवत्ता प्रबंध मानक है
जो बिजनेस एफिशिएंसी और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के उद्देश्य से दिशा निर्देश प्रस्तुत करता है। आईएसओ का लक्ष्य एक संगठन के भीतर अंदर की गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली को फिक्स करना होता है, उत्पादकता बढ़ाना, अनावश्यक लागतों को कम करना और प्रक्रियाओं और उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रणाली हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये मानक अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा विकसित किए गए हैं। ये मानक सामान्य प्रकृति के होते हैं, किसी विशेष वस्तु से इनका कोई संबंध नहीं होता। इन मॉडलों का मुख्य कार्य मानक डिज़ाइन, विकास, उत्पादन, स्थापना तथा सेवाओं की गुणवत्ता में योगदान देना है। साथ ही ये स्पष्ट करते हैं कि किस तरह एक कंपनी प्रभावी और मितव्ययी गुणवत्ता प्रणाली की स्थापना करती है। गुणवत्ता आश्वासन में निर्मित वस्तुओं की संकल्पना से डिजाइनिंग तक की सभी उत्पादन क्रियाएं शामिल हैं। जैसे कि आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रणाली के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, उत्पादन डिज़ाइन उच्च व बेहतर गुणवत्ता के सुधरी उत्पादन गुणवत्ता, स्क्रैप व ग्राहकों की शिकायतों में कमी, उत्पादकता वृद्धि हेतु व्यक्ति, मशीनों तथा अन्य सामग्रियों कुशल उपयोग, ग्राहकों के विश्वास में सुधार लाना इत्यादि ये आईएसओ गुणवत्ता की कार्य हो। अगला है प्रश्न 4, निर्यात किए जाने वाले माल के चिन्हांकन यानी मार्किंग, लेबलिंग तथा पैकिंग संबंधी विभिन्न पहलुओं का वर्णन कीजिए। प्रेषणों यानी कंसाइनमेंट के कंटेनरीकरण की संकल्पना तथा उसके लाभों का भी विवेचन कीजिए। Describe the various aspects related to making, labeling and packaging of goods to be export. Also discuss the concept of containerization of consignment and its benefit. तो इस प्रश्न में निर्यात किए जाने वाले माल के मार्किंग, लेबलिंग और पैकिंग के बारे में पूछा है और कंटेनराइजेशन ऑफ कंसाइनमेंट के बारे में बताते हुए लाभ की भी पूछा गया है। तो यहाँ पर कंटेनराइजेशन ऑफ कंसाइनमेंट का क्या मतलब है? कंटेनराइजेशन का मतलब है कि शिपिंग के लिए समान आकार और आकार के कंटेनरों में सामान ले जाने की एक प्रक्रिया है। कंटेनर में लगभग कुछ भी संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन वे विनिर्मित वस्तुओं के परिवहन के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। ये कंटेनरों का उपयोग करके माल के वितरण की एक तिथि है और ये इसके कुछ नमूने हैं जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर भी पढ़ लेते हैं। माल के परिवहन में अनेक तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। यदि माल को उचित तरह से पैक नहीं किया गया हो तो वह बाहर के दबाव, संरक्षण, रुक्ष यानी रफ, कार्यवन तथा चोरी आदि के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है या खो जाता है। परिवहन के दौरान माल की कई प्रकार की शक्तियों, धक्के, कंपन या दबाव आदि से प्रभावित हो जाता है। अतः मजबूत पैकिंग अनिवार्य है ताकि विभिन्न कठोरताओं को झेल सके। वह माल जो उचित रूप से पैक नहीं किया गया है वह परिवहन के दौरान क्षतिग्रस्त हो सकता है। अतः यह जरूरी है कि माल को उचित प्रकार से पैक किया जाए ताकि माल सुरक्षित रहे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कंटेनरों द्वारा एकीकृत परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे माल को निर्यातकर्ता के गोदाम से सीधे आयातकर्ता के गोदाम तक पहुंचाया जा सके। कंटेनर द्वारा माल भेजने के निम्नलिखित लाभ हैं। कार्यान्वयन व गति में मितव्ययी, टूट फूट तथा चोरी से रक्षा, पैकिंग लागत में कमी, बीमा व कार्यान्वयन लागत में कमी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी यातायात सेवाएं आदि। माल का चिन्हांकन तथा लेबलिंग, प्रत्येक निर्यात पैकिंग को उचित रूप में चिन्हांकित यानी लेबलिंग एवं लेबल लगाकर तैयार किया जाना चाहिए। यहाँ माल पर किया जाने वाला चिन्हांकन दो तरह का होता है। पहला, मूल देश जहाँ से माल आ जाएगा वहाँ का चिन्हांकन। दूसरा, पोर्ट परिवहन जहाँ से माल को निकाला जाएगा वहाँ का चिन्हांकन। यह चिन्ह व लेबल लिखित रूप में होते हैं। कंटेनरीकरण इंटरमॉडल कंटेनर, जिसे शिपिंग कंटेनर और आईएसओ कंटेनर भी कहा जाता है, का उपयोग करके इंटरमॉडल माल परिवहन की एक प्रणाली बनाई गई है। कंटेनर में मानकीकृत आयाम हैं, उन्हें लोड और अनलोड किया जा सकता है, स्टॉक किया जा सकता है, लंबी दूरी पर कुशलता से ले जाया जा सकता है और परिवहन के बाद एक मोड़ से दूसरे कंटेनर, रेल परिवहन, फ्लैट कार्य और अर्ध ट्रेलर ट्रकों में बिना खोले हस्तांतरित किया जा सकता है। हैंडलिंग सिस्टम पूरी तरह से मशीनीकृत है ताकि सभी हैंडलिंग क्रेन और विशेष फोर्कलिफ्ट ट्रकों के साथ की जाए। सभी कंटेनरों को कंप्यूटरीकृत प्रणाली का उपयोग करके क्रमिकृत और ट्रैक किया जा सकता है। कंटेनरीकरण की शुरुआत कई सदियों पहले हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक
इसे अच्छी तरह से विकसित या व्यापक रूप से लागू नहीं किया गया था। जब इसने परिवहन की लागत को नाटकीय रूप से कम कर दिया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में युद्ध के बाद के उछाल का समर्थन किया था और वैश्वीकरण में एक प्रमुख तत्व था। कंटेनरीकरण ने अधिकांश शिपमेंट की मैनुअल छँटाई और वेयर हाउसिंग की आवश्यकताओं को पूरा किया। इसने कई हजार गोदी श्रमिक को विस्थापित किया, जिन्होंने पूर्व में ब्लॉक कार्गो तोड़ दिया था। कंटेनरीकरण ने बंदरगाह में भीड़ भाड़ को कम कर दिया, शिपिंग समय को काफ़ी कम कर दिया और नुकसान और चोरी को कम कर दिया। अगला प्रश्न 5, निकासी तथा अग्रसेन एजेंटों की भूमिका। रोल ऑफ क्लियरेंस एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। निकासी तथा अग्रसेन एजेंट की भूमिका। निकासी तथा अग्रसेन एजेंट माल के स्वामियों व परिवहन साधनों के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। साथ ही ये क्रेताओं तक माल पहुंचाकर कार्यविधि व प्रलेखीय जरूरतों को पूरा कर माल के स्वामियों के भी सहायता करता है। ये एजेंट मुख्य रूप से उन कानूनों तथा विनिमयों में जानकर व विशेषज्ञ होते हैं जो कि सीमा शुल्क अधिकारियों व व्यापारियों पद्धतियों के माध्यम से माल का परिवहन संपन्न करते हैं। ये एजेंट अनेक क्रियाओं में सहायता करता है, जैसे लेबलिंग, मार्किंग, माल का पैकिंग तथा स्थानीय परिवहन व्यवस्था आदि में सहायता करना। वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये एजेंट माल के विक्रय के अतिरिक्त बाकी सारे कार्य करते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य निर्यातकों के माल का संचालन करना है। इसके विधिक कार्यों को अनेक वर्गों में बांटा गया है, जो कि निम्नलिखित है। पहला, निर्यातकों को व्यापार संबंधी कानून के बारे में सलाह देना, परिवहन व कार्यान्वयन लागतों की जानकारियाँ प्रदान करना, पैकिंग, चिन्हांकन व लेबलिंग, सीमा शुल्क तथा बंदरगाह औपचारिकताओं संपन्न करना, परिवहन के विकास से निर्यातकों को अवगत कराना। अगला प्रश्न 6, निर्यात के संदर्भ में गुणवत्ता नियंत्रण तथा पोतलादान पूर्व निरीक्षण के महत्व की व्याख्या कीजिए। निरीक्षण के क्या विभिन्न वर्ग हैं? Explain the importance of quality control, pre-shipment inspection in the context of export. What are the different classes of inspection? इसी प्रश्न को इस तरह भी पूछा है, कुछ निर्यात उद्यमों के लिए जारी होने वाले निर्यात योग्य इकाई सर्टिफिकेट, एक्सपोर्ट वर्थली यूनिट सर्टिफिकेट क्या है, इसके औचित्य तथा उद्यमों को इसमें मिलने वाले लाभ की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज़ द एक्सपोर्ट वर्थली यूनिट सर्टिफिकेट इशू बाय सर्टेन एक्सपोर्ट एंटरप्राइजेज, एक्सप्लेन इट्स रैशनेबल एंड इट्स बेनिफिट टू द एंटरप्राइज। तो किसी एक वर्ग के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई का विस्तृत वर्णन कीजिए। मीन्स गुणवत्ता नियंत्रण तथा पोतलादान पूर्व निरीक्षण। जब भी भारत से कोई वस्तु निर्यात की जाती है तो यहाँ के कानून के अनुसार अधिकतर वस्तुओं को बाहर भेजने से पूर्व भारत सरकार की अधिकृत एजेंसियों से उन वस्तुओं की गुणवत्ता का निरीक्षण करवाना अनिवार्य होता है। वर्ष 1965 में भारत सरकार के द्वारा निर्यात व्यापार के विकास हेतु निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण अधिनियम नामक कानून बनाया गया। निर्यात निरीक्षण परिषद, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल का भी स्थापना की गई, जो कि मुख्य निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के सहयोग से निरीक्षण योजनाओं का निर्माण व पर्यावरण का कार्य करती है। गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण की 3 मुख्य पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला, परेशानुसुर निरीक्षण यानी कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन। प्रक्रमण में गुणवत्ता नियंत्रण, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, स्वप्रमापीकरण, सेल्फ सर्टिफिकेशन। तो पहला है परेशानुसार निरीक्षण यानी कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन। इस पद्धति के अंतर्गत हर निर्यातु परेशान कंसाइन की निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के द्वारा विस्तृत रूप से जांच की जाती है तथा सांख्यिकीय नमूना योजना तैयार की जाती है। अगर यह नमूना स्वीकृत मानकों के अनुसार होता है तभी निर्यातकर्ता को निरीक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। यह प्रमाण पत्र एक निश्चित अवधि तक ही वैध रहते हैं, अतः इस समय अवधि में निर्यात प्रेषण का पोत परिवहन अनिवार्य होता है, जहां सिर्फ उन उत्पादों को छोड़ दिया जाता है जिन पर प्रक्रमण के गुणवत्ता निरीक्षण पद्धति लागू होगी। यह पद्धति निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा अनुसूचित हर वस्तु पर लागू होती है। निरीक्षण प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए निर्यातकर्ता को चाहिए कि वह शीघ्र ही आवेदन जमा करे ताकि निर्यात उचित समय पर हो। आवेदन पत्र निर्धारित फार्मों पर ही प्रदान किया जाता है। इन्हें ज्ञापन सूचना कहा जाता है। इनके साथ निम्नलिखित प्रलेखों को भी जमा कराना जरूरी है। निरीक्षण शुल्क हेतु रेखांकित चेक या ड्राफ्ट, निर्यात अनुबंध प्राप्ति, आयातकर्ता के तकनीकी विनिर्देशन, व्यापारिक बीजक की एक प्रति। इन्हीं परिवर्तन में एक नाम स्वतंत्र तथा स्वप्रमापीकरण पद्धति का भी है। यह पद्धति मुख्यतः इस अवधारणा पर आधारित है कि इस तरह की उत्पादन इकाई को निर्यात हेतु अपने उत्पादों के स्वप्रमापीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है।
इस पद्धति को परिचालित करने हेतु किसी उत्पादन इकाई के स्वप्रमापीकरण योग्य होने हेतु निर्धारित तत्वों के अतिरिक्त निम्नलिखित तत्व भी विद्यमान होने चाहिए। पहला, उत्पाद गुणवत्ता डिजाइन व विकास, कच्चे माल, खरीदे गए घटक कारक, गुणवत्ता नियंत्रण हेतु जरूरी संगठन व कर्मचारी, प्रक्रिया नियंत्रण, प्रयोगशाला, गुणवत्ता आक्षेपण, पैकेजिंग, गृह व्यवस्था व तथा रखरखाव। यह पद्धतियाँ निर्माण इकाई हेतु बाहरी एजेंसियों से निरीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। इसके द्वारा निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाती है। तो अगला प्रश्न, वायु परिवहन। वायु परिवहन यानी एयर फ्reighting के बारे में पूछा है। तो वायु मार्ग का प्रयोग मुख्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही किया जाता है। भारी सामान को तो समुद्र मार्ग से ही भेजा जाता है। अब कई ऐसी वस्तुएं जो कि समुद्र मार्ग से भेजी जाती हैं, उन्हें अब वायु मार्ग द्वारा भेजा जाता है। ये वस्तुएं वायु मार्ग से भेजने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, नागरिक उड्डयन में प्रौद्योगिकी विकास, माल कार्यान्वयन तथा संप्रेषण के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास, विश्व भर व्यापार की संरचना में परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन परिषद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की स्थापना। आज विश्व व्यापार की संरचना में अनेक परिवर्तन हुए हैं। यह पता चलता है कि प्रति इकाई उच्च कीमत वाले उत्पादों जैसे फैशन की वस्तुएं तथा परिष्कृत मशीनरी आदि को इसमें शामिल किया गया है, जिनमें देरी होने से कार्यों में विलम्ब हो सकता है। अतः आज वायु मार्ग को अपनाया गया है। वर्ष 1945 में अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग परिवहन परिषद IATA की स्थापना हुई थी। इस परिषद ने वायु सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय तत्वों को शामिल किया, जो कि निम्न है। दर निर्धारण में मानकीकरण को शामिल करना, प्रलेखन में मानकीकरण, निकासी गृह, क्लियरिंग हाउस तथा अन्य सुविधाएं, वायु मार्ग भाड़ा दरें आदि। एयर फ्रेट रेट वायु परिवहन में मुख्य 2 आधारों पर तय किया जाता था। कुल भार, ग्रोस वेट, अर्थात जो माल भेजा गया है उसका भार कितना है। सामान के कुल परिणाम अर्थात ग्रोस वॉल्यूम के आधार पर। इन दोनों आधारों पर ही परिवहन भाड़ा दरों को तय किया जाता है। साथ ही वायु कंपनियों के द्वारा विशेष हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे हेतु जो भाड़ा दरें लगाई जाती हैं, उनमें 2 तत्व शामिल किए जाते हैं। आधारभूत दरें यानी बेसिक रेट जो सामान्य के आधार पर लगती है। वाहनतरण शुल्क, ट्रांसशिपमेंट चार्जेस, अर्थात जो वाहन सामान ले जाता है उसका शुल्क। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि हमने किसी कंपनी से कोरियर करवाया, तो उसकी जो पॉलिसी होती है रेट चार्ज करने की, ब्लू डार्ट, गति, ये सब चीज़ें, तो वैसे ही ये भी है। पढ़ लेते हैं। प्रलेखन, डॉक्यूमेंटेशन। हवाई कंपनी द्वारा एक मानकीकृत परिवहन प्रलेख का उपयोग किया जाता है, जिसे वायु मार्ग बिल अर्थात एयरवे बिल कहा जाता है। ये बिल प्रेषण नोट, कंसाइनमेंट नोट भी कहलाते हैं। ये बिल वाहक रसीद तथा हवाई कंपनी व माल प्रेषक मध्य परिवहन अनुबंध के साक्ष्य के रूप में करते हैं। साथ ही आगे के अन्य वाहकों को निर्देश भी देते हैं। यद्यपि यह एक अधिकार प्रपत्र डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है, परंतु आदेश बिल मिलने के बाद भी इसका उपयोग किया जाता है। निकासी गृह क्लियरिंग हाउस IATA इस बताया था, इसका मतलब है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। वाहकों व उपयोगकर्ताओं को निकासी गृह के रूप में एक विशेष सुविधा देता है। जब माल एक से अधिक वाहनों के जरिए संचालित होता है तो यह सुविधा इंटरलाइन संबंधित दावों का निपटारा करती है। यह निपटारा इस तरह होता है कि जब माल का प्रेषक एक ही वाहक के जरिए माल बुक करता है, वह भाड़े की पूरी राशि का भुगतान करता है, जिसमें से कुछ हिस्सा आगे के भागों को दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है इस पर चार्टर प्रथाएं मीन्स चार्टरिंग प्रैक्टिस। जब भी किसी ट्रैम्प वाहन का उपयोग हेतु लिया जाता है तो उस चार्टर के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि इसे चार्टरकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से एक भाड़े भाग हेतु किराए पर लिया जाता है। ट्रैम्प को कई प्रकार के चार्टर किया सकता है। इसके 3 मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। यात्रा चार्टर, समय चार्टर, निरापद चार्टर। यार्ड चार्टर, टाइम चार्टर, बेयर बोट चार्टर यानी चार्टर बाय डिमिस, पट्टातरण द्वारा चार्टर। तो चार्टरिंग का मतलब होता क्या है, हम इसको देख लेते हैं। चार्टरिंग शिपिंग उद्योग के भीतर एक गतिविधि है जिसके तहत एक जहाज मालिक अपने जहाज के उपयोग को एक चार्टर को किराए पर देता है। ओके, पार्टियों के बीच अनुबंध को चार्टर पार्टी कहा जाता है। ठीक है, इसके 3 प्रकार होते हैं जो मैंने आपको बताई दिए। और चलते हैं इसके आगे की स्लाइड पे। तो यात्रा चार्टर, किसी जहाज की एकल यात्रा कई लगातार यात्राओं हेतु एक आवृत्त यात्रा हेतु चार्ट तैयार करना ही चार्टर कहलाता है। ओके, समय चार्टर में जहाज को एक निश्चित अवधि के लिए परिभाषित क्षेत्रों तथा स्वीकृत बंदरगाह के बीच परिचालन हेतु किराए पर लिया जाता है। इसमें जहाज स्वामियों का यह कर्तव्य है कि वे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जहाज को स्वीकृत बंदरगाह पर उस अवस्था में सुपुर्द करें कि वह अपेक्षाकृत उपयोग हेतु सर्वथा अनुकूल हो, वह आवश्यक उपकरणों से उपयुक्त हो।
किसी प्रकार का चार्टरकर्ता को भी जहाज को स्वीकृति बंदरगाह पर उसी अवस्था में सामान्य टूट-फूट को छोड़कर वापस करना होता है जिसमें उन्हें इसे लिया जाता है। समय चार्टर के अंतर्गत जहाज के उपयोग की समय सूची तैयार करना, बंदरगाह संबंधी खर्चे, नेहारी शुल्क, ईंधन व्यय तथा माल संबंधी व्यय चार्टरकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है। निरापोत चार्टर अथवा पट्टांतरण द्वारा चार्टर इस अवस्था में जहाज का स्वामी खाली जहाज को एक निश्चित समय अवधि हेतु किराए पर दे देता है। समय चार्टर तथा निरापोत चार्टर में मुख्य रूप से एक अंतर यह पाया जाता है कि निरापोत चार्टर के अंतर्गत एक खाली चार्टर जहाज चार्टरकर्ता को दे दिया जाता है जिन्हें इन जहाज़ों पर परिचालन करना आता है। यही चार्टरकर्ता इन जहाज़ों का पूर्ण उत्तरदायित्व उठाते हैं। ये चार्टर पट्टांतरण द्वारा चार्टर भी कहलाते हैं। जहाज के स्वामियों को चार्टर की समय अवधि हेतु निश्चित राशि का अग्रिम भुगतान किया जाता है।